बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था सुरक्षा के बारे में कि किस तरह से एक मानव जाति पर कौन कौन से खतरे मंडराते हैं और इन किन्हीं सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण में या फिर अपरंपरागत श्रेणी में अपरंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाता है और कौन कौन से सुरक्षा बहाली के उपाय अपनाए जाते हैं। तो इन सारी बातों का हम अध्ययन करते आ रहे हैं अपनी इस विश्व राजनीति की पुस्तक में। हमने अमेरिकी वर्चस्व का दौर इसमें जाना, हमने वैकल्पिक सत्ता के केंद्र इसमें जाने। तो ये बहुत सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हम अपने अगले अध्याय पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, हम तो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे ना, इसमें पर्यावरण। तो क्या पर्यावरण का सरोकार राजनीति विज्ञान से हो सकता है? क्या पर्यावरण को, पर्यावरण के बचाने संबंधित आंदोलनों को या फिर पर्यावरण बचाव के प्रयासों को राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाना चाहिए? क्या इसके कोई राजनीतिक सरोकार भी हैं? चलिए जानते हैं इस अध्याय में विस्तार से कि पर्यावरण किस दृष्टि से या फिर किस हद तक एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक मसला है और विश्व की राजनीति इस मुद्दे और इस मसले को कितना प्रभावित करती है। हम अध्ययन की शुरुआत करें इससे पहले कुछ विचारणीय तथ्य हैं जिस पर हम विचार कर लेते हैं। पहला तथ्य है कि दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, इसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। एक और तथ्य, यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है, यहाँ की मतलब विकासशील राष्ट्रों की। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जलचक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। तो ये देखे कुछ तथ्य हमने। तो ये तथ्य क्या राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं? क्या इनका अध्ययन हमें भूगोल की कक्षा में नहीं करना चाहिए? इन मुद्दों का, इन तथ्यों का राजनीति से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, इन तथ्यों का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं समुद्र की, अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की, तो ये केवल किसी एक राष्ट्र का मसला या किसी एक राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। ये संपूर्ण विश्व की समस्या है, विश्व के समस्त देशों की, विश्व के सभी देशों की सभी सरकारों की समस्या है और पूरी मानव जाति का इस पर खतरा मंडरा रहा है। तो इन मसलों पर पूरे विश्व समुदाय को आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा कार्य करना है और ये आपसी बहस, ये आपसी बातचीत, ये आपसी सहयोग या फिर आपसी वाद विवाद इस मुद्दे पर, इस विषय को ले आता है विश्व राजनीति के विषय की तरफ। तो इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं विश्व राजनीति में कि पर्यावरण और पर्यावरण पर उभर रहे संकट का सामना किस तरह से किया जाए, विभिन्न देशों के इन पर क्या विचार हैं और इस संकट का सामना करने के लिए जिन तौर तरीकों को अपनाने की बात सोची जा रही है, समझी जा रही है, उस पर किस तरह की सहमति या असहमति विश्व के राष्ट्रों के
मध्य है। तो देखते हैं कि इन मसलों का समाधान किसी एक देश की सरकार अकेले दम पर नहीं कर सकती है। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस बात का फैसला कोई एक राष्ट्र नहीं कर सकता है। ये विश्व राजनीति का मसला हो जाता है कि पर्यावरण को नुकसान कौन सा राष्ट्र पहुंचा रहा है, कौन सा राष्ट्र कितना नुकसान पर्यावरण को पहुंचा रहा है। इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो पर्यावरण को संकट पहुंच रहा है, पर्यावरण प्रदूषण लगातार हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इस जवाब का निर्धारण इस बात से हो सकता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, और इसीलिए ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हो जाते हैं। क्योंकि निसंदेह ये बात जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर का अध्ययन किया था, तब भी हमने जाना था कि कोई देश कितना ताकतवर है, इस बात का फर्क पड़ता है विश्व राजनीति में। तो यहाँ जब बात पर्यावरण संकट की है, जब पर्यावरण संकट के मसले से उबरने की है, जब पर्यावरण के सामने आई चुनौतियों से निपटने की है, तो बहुत सारे राजनीति के मसले यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं, और उन्हीं मसलों को देखते हुए, समझते हुए और साथ साथ में पर्यावरण की चिंता करते हुए इस अध्याय का अध्ययन हमें करना है। तो वैश्विक राजनीति का मसला है पर्यावरण, क्योंकि वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह है। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बता रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। तब से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला हो गया है। हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की, जो कि 1992 में होता है रियो डी जेनेरियो में। 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगम इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन था। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में ठोस रूप मिला था। इस सम्मेलन में और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी को लेकर नियमाचार बनाने संबंधित बातें रखी गई थी। और इसमें जो एजेंडा था इस सम्मेलन का, उसमें विकसित देश और विकासशील देशों के अलग अलग पैरोकार थे। विकसित देशों का पैरोकार था ओजोन परत का छेद और ग्लोबल वार्मिंग। जो विकसित देश थे वो ओजोन परत के छेद और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित थे। वहीं विकासशील राष्ट्र थे वो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाना चाहते थे, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों के सामने अपने आर्थिक विकास का एक मुद्दा है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम देखते हैं आगे कि जो ये एजेंडा 21 था, इसमें विकास के कुछ और तरीके सुझाए गए थे। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया था कि हमें विकास के ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे, ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, पर्यावरण पर कोई संकट भी पैदा ना हो और आर्थिक विकास भी होता रहे, राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति भी होती रहे। और इसी को कहा गया था टिकाऊ विकास। लेकिन समस्या ये थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की बजाय आर्थिक समृद्धि की ओर ज़्यादा था, आर्थिक वृद्धि की ओर ज़्यादा था। तो देखा हमने कि किस तरह से जो पर्यावरण का मुद्दा है वो वैश्विक राजनीति का मसला है। इसको लेकर विश्व के राष्ट्रों के मध्य सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं। इसकी तरफ ध्यान पूरे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का है। और क्यों ना हो, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पर गहराता संकट, बढ़ता समुद्र का जल स्तर, बढ़ता ओजोन परत का जो हम कहें कि छेद और समुद्री जल प्रदूषित हो रहा है, इसके गहरे नुकसान संपूर्ण मानव समुदाय
समुदाय के लिए हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। लेकिन जब ये बैठकें होती हैं, लेकिन जब ये सम्मेलन होते हैं, तो हमने ये भी जाना कि यहाँ विकसित राष्ट्रों के पैरोकार अलग होते हैं, विकासशील राष्ट्रों के पैरोकार अलग होते हैं। ऐसे में कैसे पर्यावरण संकट को से उबरा जाए, कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, इस मुद्दे पर एक राय बना पाना, इस पर सहमत हो पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक राजनीति का मुद्दा कैसे है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने बहुत अच्छे से जाना कि पर्यावरण संरक्षण है वो वैश्विक राजनीति का मुद्दा कैसे बन जाता है, ये राजनीतिक विज्ञान विषय का मुद्दा कैसे बन जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। धन्यवाद।